ओके, देखो अब हम बात करते हैं। कल हमने बात की थी कि आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई, बात की थी ना। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आग्नेय को इग्निस बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, जो कल हो गया था वो ठीक है। अब आग्नेय चट्टान के परिवहन से ही, आग्नेय चट्टान के परिवहन से दूसरी जगह अगर मटेरियल जाके जमा होता है तो हमने बात की थी उसको सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी कहते हैं। ये हमारी बात चल रही थी, अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान को इंग्लिश में आपने सेडिमेंट्री रॉक बोला था, सेडिमेंट्री रॉक है वो बोला था। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक को अपने प्लेटी रॉक, प्लेटी रॉक भी बोला था, यानी परतदार चट्टान। अभी कल वाली जो बात है ना वो लिख रहा हूं, इसलिए नहीं समझा रहा मैं। परतदार चट्टान, और इसके अलावा आपने इसको तलछट चट्टान भी कहा था। इसके अलावा आग्नेय प्राथमिक और उससे बनी है, इसलिए आप इसे सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं, सेकेंडरी रॉक। सेकेंडरी रॉक का मतलब होता है द्वितीयक चट्टान। द्वितीयक चट्टान है ना, सेकेंडरी रॉक्स आप इसे कहते हैं। ये यहां तक बात हुई थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अवसादी चट्टान के गुण बताए थे कि इसमें कर्ण व रंध्र होते हैं जो आग्नेय में नहीं है ना। जरूरत पड़ेगी अपने को इन चीजों की, इसलिए मैं दोबारा से थोड़ा सा फटाफट लिख देता हूं। कर्ण व रंध्र होते हैं, कर्ण व रंध्र होते हैं, रंध्र होते हैं, इसका मतलब पारगम्यता होती है। समझा तो दिया था मैंने आपको, पारगम्यता होती है, परतों में होती है, तो परतदार आप लिख ही रहे हैं, नाम ही परतदार दे रहे हैं, परतदार होती है। अब कण होते हैं, परतें होती है, तो क्रिस्टल तो होता नहीं, जिसमें जोड़ नहीं होता वो क्रिस्टल है, इसमें तो जोड़ होता है, तो ये नॉन क्रिस्टलीय होती है, गैर क्रिस्टलीय होती है, गैर गैर क्रिस्टलीय होती है। उसके अलावा हमने बात की थी कि आग्नेय से कम मजबूत होती है, आग्नेय से कमजोर होती है, आग्नेय से क्या होती है, कमजोर होती है। इन गुणों की अपने बात की थी। उसके अलावा हमने कहा था कि इसके अंदर जीवाश्म होते हैं, आग्नेय में जीवाश्म नहीं होते। जस्ट आग्नेय के विपरीत गुण है, ये कल हम बात समझ चुके हैं। हमने एक बात अधूरी छोड़ी थी कि इसमें खनिज कौन से होते हैं, बाकी सारे गुण है वो हमने लिख लिए। तो देखो भाई, अगर ये चट्टान आग्नेय टूटती है और गुरुत्वाकर्षण से लुढ़क कर नीचे आती है, टूट कर लुढ़क के आती है, अब टूट कर लुढ़क के आती है तो जाहिर सी बात है कि खनिज में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। टूट कर लुढ़क कर आती है तो कोई रासायनिक परिवर्तन होगा ही नहीं। अब हवा के साथ भी उड़कर जाती है तो हवा के साथ भी क्रिया नहीं करेगी, तो भी जो प्राथमिक खनिज है, क्योंकि आग्नेय में कौन सा था, प्राथमिक खनिज था, तो आग्नेय में प्राथमिक खनिज था, तो प्राथमिक खनिज में जब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना भाई, जनरली क्या है कि जो आग्नेय में प्राथमिक खनिज था उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए, केमिकल चेंजेस हो जाए, तब तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स। लेकिन हवा के साथ जब आएगी, हवा के साथ परिवहन होता है, कल हमने उसको एओलाइन पढ़ा था, और जो जल के साथ परिवहन होता है उसको हमने क्या पढ़ा था, एल्यूवियम पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण के साथ होता है उसको कोल्यूवियम पढ़ा था। उसके अलावा हमने लुक्सट्राइन भी पढ़ा, मोराइन भी पढ़ा, वो सब बातें बात की है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण से ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कोल्यूवियम होता है, हवा से ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी एओलाइन होता है, तो उस केस में आप बता दो कि कोई रासायनिक क्रिया होने के चांसेस रहेंगे क्या, तो रासायनिक क्रिया होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ खंड टूटेंगे दूसरी जगह आकर जमा हो जाएंगे, यानी टुकड़े टूटेंगे और दूसरी जगह आकर जमा हो जाते हैं। तो जब खनिजों में परिवर्तन नहीं होता है, आग्नेय टूटती है दूसरी जगह आकर जमा होती है और उसके खनिजों में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, खंड में अवसादी चट्टान बोल देते हैं, खंड में अवसादी चट्टान। अब जो खंड में अवसादी चट्टान है जी, मार्कर ये तो गलत यूज कर लिया क्योंकि ये तो प्राग्न्य चट्टान के लिए कर रखा है, अपने चेंज कर लेते हैं, ये लो। खंड में अवसादी चट्टान,
खंड में अवसादी चट्टान के अंदर हमेशा प्राथमिक खनिज होगा। क्यों होगा प्राथमिक खनिज, उसका कारण क्या है? प्राथमिक खनिज होगा क्यों? क्योंकि यहां से टूटकर सिर्फ ये यहां पर आ रहा है, बीच में किसी प्रकार की कोई क्रिया है वो नहीं देखने को मिल रही है। जैसे मैं बात करूं, सेल चट्टान है, उसके अलावा मर्तिका पत्थर है, ठीक है, सिल्ट स्टोन आप जिसे बोल देते हैं, ठीक है, मर्तिका पत्थर है। उसके अलावा मैं बात करूं मड स्टोन भी है, बालू पत्थर भी है, सैंडस्टोन बोलते हैं बालू पत्थर को। सिल्ट स्टोन आप बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने बात करें तो मड स्टोन भी है। तो ये दो चट्टानें हैं, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? खंड में अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल है। यानी खंड में अवसादी चट्टान किससे परिवहित होती है? खंड में अवसादी चट्टान जो है वो हवा या गुरुत्वाकर्षण से परिवहन होता है। तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार का क्या है जी, रासायनिक बदलाव है वो नहीं देखने को मिलेगा। इन दोनों केस में किसी प्रकार का कोई रासायनिक बदलाव है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रेसिया और कोग्लोमेरेट जैसी चट्टानें भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। और कोग्लोमेरेट, ये इस प्रकार की चट्टानें भी क्या, ब्रेक्सिया, ब्रेसिया लिख दिया, ब्रेक्सिया लिखना था। ब्रेक्सिया। तो ये जनरली क्या है, ये आपकी जनरली खंड में अवसादी चट्टान है। खंड में को आप अंग्रेजी में केलास्टिक भी बोल सकते हैं, केलास्टिक रॉक है वो भी बोल सकते हैं। तो अब इनमें तो होगा प्राथमिक खनिज, ठीक है। अगर ये पानी के साथ परिवहन करके आती, किसके साथ? पानी के साथ परिवहन करके आती, तो जाहिर सी बात है कि पानी तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। पानी है वो तो क्या है जी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा मतलब क्रिया करने वाला होता है। तो वहां यहां जो खनिज होगा ना उसमें बदलाव हो जाएगा। अब बदलाव हो गया तो आप उसे केमिकल सेडिमेंट्री रॉक बोल देंगे, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक है वो बोल देंगे, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक का मतलब है रासायनिक अवसादी चट्टान, रासायनिक अवसादी चट्टान। अब रासायनिक अवसादी चट्टान के अंदर आपको कैसा खनिज मिलेगा? द्वितीयक खनिज मिलेगा। कैसा खनिज मिलेगा भाई? द्वितीयक खनिज है वो मिलेगा, सेकेंडरी मिनरल्स है वो मिलेगा। पानी के साथ अगर बहकर आएगी तो पानी तो पक्का क्रिया करता ही करता है, कोई इलाज ही नहीं है, पक्का क्रिया करेगा ही करेगा। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखें तो भाई लाइमस्टोन जो है, जिसको आप चूना पत्थर बोलते हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट ये लिखते हो, तो लाइमस्टोन है ये, लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल है। डोलोस्टोन जो है, चूना पत्थर बोल देते हो लाइमस्टोन को, डोलोस्टोन भी इसका एग्जाम्पल है। और इवोपोराइट, इवोपोराइट भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो ये जनरली क्या है, रासायनिक सेडिमेंट्री यानी रासायनिक अवसादी। आपने इन्हें रासायनिक अवसादी बोला ही क्यों? क्योंकि इनमें आगन्य में रासायनिक परिवर्तन भी हो गया। तो अब देख लो, जो अवसादी है उसमें द्वितीय खनिज भी है और अवसादी है उसमें प्राथमिक खनिज भी है। तो ये जो गुण आप लिख रहे थे, इन गुणों में एक गुण बचा हुआ था, वो ये लिख सकते हैं कि इसमें प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार के खनिज होते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं, सॉरी द्वितीयक खनिज दोनों ही प्रकार के खनिज, गुण क्या, खनिज। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के खनिज है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अवसादी के गुण अधूरे थे तो वो एक गुण बचा हुआ था, उस गुण के चक्कर में हमने क्या है, अवसादी के प्रकार की भी बात कर ली। अवसादी दो प्रकार की तो हो गई है, एक तो केलास्टिक रॉक हो गई है और दूसरी केमिकल रॉक हो गई है। केलास्टिक जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको आप खंड में अवसादी चट्टान बोलेंगे। खंड में अवसादी चट्टान में हमेशा प्राथमिक खनिज होगा और उसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। रासायनिक अवसादी चट्टान में हमेशा द्वितीय खनिज होंगे और द्वितीय खनिज के एग्जाम्पल, सॉरी जो रासायनिक अवसादी चट्टान है उसके एग्जाम्पल कौन से? लाइमस्टोन है, डोलोस्टोन है, इवोपोराइट है। यहां तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नहीं, ये यूट्यूब पे नहीं होती है आकाश पांडे जी, वो तो कल ऐसे डेमो के रूप में डाली थी, ये यही होती है। चलिए, तो रासायनिक अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल भी याद रखिए, खंड में अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल भी याद रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अवसादी चट्टान 2 ही प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। फिर तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार होता है जी बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक। बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक यानी जैविक अवसादी चट्टान। जैविक अवसादी चट्टान, जैविक अवसादी चट्टान में क्या होता है भाई? अब आप सुनते हैं ना कई बार कि धरती के नीचे कुछ बहुत सारे जीवाश्म दब गया, जैसे पेड़ दब गए, तो अब वो पेड़ दब गए तो धीरे धीरे दबाव से क्या है, वो किसी चट्टान में परिवर्तित हो जाएंगे। अब वो चट्टान है धरती के नीचे, तभी तो आप धरती को खोद के कोयला निकालते हैं। तो जहां से कोयला निकल रहा है तो वो कोयला चट्टान है, लेकिन इसमें अधिकांश भाग किसका है? खनिज का है या फिर जैविक पदार्थ का, जीवाश्म का है? अधिकांश पदार्थ जैविक है, यानी जीवाश्म है। जीवों का अंश ही तो जीवाश्म है, और जीवों के अंश को ही, जीव और जीव के अंश को ही जैविक पदार्थ बोलते हैं। तो अब बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? जैविक अवसादी चट्टान कौन सी होती है? जिसमें खनिज न होकर क्या ज्यादा है? जीवाश्म ज्यादा है। भाई खनिज तो देखो, जो खंड में अवसादी है उसमें खनिज है, जो रासायनिक अवसादी है उसमें भी खनिज है, लेकिन जो जैविक अवसादी चट्टान है, यानी जो बायोमास धरती में नीचे दब गया, जीव जंतु जो मिट्टी में नीचे दब गए और उनसे एक चट्टान बन गई, तो वो कौन सी होती है? बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक होती है, जिसे आप कोयला जानते हैं ना। तो अब इसके एग्जाम्पल अपने बात करें तो कोयला ही है। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? कोयला होगा, या चरट जैसी चट्टानी है वो होगी। तो कोयला है, चरट है, चरट इज ए टाइप ऑफ कोल। तो जो चरट होता है वो भी किसका टाइप होता है? कोयले का ही प्रकार होता है। तो ये 3 प्रकार की आपकी अवसादी चट्टान होती है। तो हमने कहा कि आग्नेय से कौन सी बनी? अवसादी। अवसादी के गुणों में एक गुण बचा हुआ था, उस गुण को जानने के लिए हमने अवसादी के एक वर्गीकरण की बात कर ली। भाई जो परिवहन है उसके आधार पर और उसमें पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर हम अवसादी चट्टान को 3 भागों में बांटते हैं। एक खंड में अवसादी चट्टान, दूसरा रासायनिक अवसादी चट्टान, तीसरा जैविक अवसादी चट्टान, और तीनों की तीनों आपकी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। चलिए भाई, 2 प्रकार की आपकी चट्टानें हैं वो यहां पर आपने देख ली। कितने प्रकार की चट्टानें हैं वो आपने देख ली? यहां पे 2 प्रकार की चट्टानें हैं वो देख ली। अब चलिए, अब ये आग्नेय चट्टान जहां पर है वहीं पे, अवसादी चट्टान है जहां पर है वहीं पे, न तो कोई परिवहन न कोई मेगमा जमना है। ये चट्टान पहले से जहां पर मौजूद है, वहीं पर उस चट्टान में पूरे का पूरा रूप चेंज हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, राजस्थान में किशन जो गंज है वो अजमेर वाला एरिया है वो, है ना, ऐसे करके। तो ये प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि जीआई टैग भी मिला हुआ है इन एरिया के पत्थर को। तो वह यहां इसलिए इनका एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां क्या था भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, चुन्ने पत्थर का जमाव। वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा चुन्ना राजस्थान में निकलता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव है धरती में। यहां अब क्या हुआ भाई? मेग्मा आया ऊपर से, मेग्मा आगे निकल नहीं पाया, मेग्मा इसके नीचे जमा हो गया। अब मेग्मा तो बहुत गर्म था, तो इस चुन्ना पत्थर को हीट लगी। अब चुन्ना पत्थर को हीट लगी और ऊपर से दबाव लग रहा था, यानी कुल मिला के ताप भी लगा और दाब भी लगा। और इस ताप और दाब की वजह से ये जो चुन्ना है ये संगमरमर में बदल गया, मार्बल में चेंज हो गया। जहां था वहीं, अब देखो चुन्ना पत्थर कौन सी चट्टान थी? अवसादी चट्टान थी। लेकिन ताप और दाब के प्रभाव से जहां है वहीं पे न तो परिवहन किया, तो परिवहन नहीं किया तो अवसादी नहीं है। मेग्मा नहीं जमा है, मेग्मा तो इसके नीचे है, मेग्मा से तो आग नहीं बनेगी, लेकिन मेग्मा के ताप का प्रभाव इस पे पड़ा, तो न तो ये मेग्मा का हिस्सा है और न ये परिवहन कर रहा है। जहां है वहीं पर इसका रूप बदल गया, काया बदल गई। तो इन दोनों चट्टान से क्या बनती है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनती है, जो तीसरे प्रकार की चट्टान है। क्या बनेगी? रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान बनती है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनती है। अंग्रेजी में आप इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब ये जो मेटामॉर्फिज्म हुआ है ना, ये यहां पे जो परिवर्तन हुआ है, ये ताप से भी हो सकता है,
ताप से हो रहा है तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म है, दाब से भी हो सकता है, दाब से हो रहा है तो डायनमोमेटामॉर्फिज्म है, यानी ताप रूपांतरण है, दाब रूपांतरण है। ताप से भी हो सकता है, ताप से होता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, तब हम इसको बोल देंगे थर्मोमेटामॉर्फिज्म। दाब से हो रहा है तो डायनमोमेटामॉर्फिज्म बोल देंगे। हो सकता है ये किसी और रासायनिक प्रभाव की और कोई रासायनिक क्रिया की वजह से हो जाए तो हम उसे केमिकल मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं। हो सकता है कोई रीजन में पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के अंदर वहां का जो सिर्फ दाब है उसकी वजह से हो सकता है तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कारण भी बन सकते हैं। देखो यहां दो या दो से अधिक कारण है वो बन गए। तो अब देखो अलग अलग है, जैसे यहां लिख देता हूं भाई, ताप से भी रूपांतरण हो सकता है। ताप से होता है तो आप क्या बोल दोगे, थर्मोमेटामॉर्फिज्म, थर्मोमेटामॉर्फिज्म। हिंदी वालों के लिए हिंदी ही यूज कर रहा हूं मैं, ताप द्वारा रूपांतरण। अगर क्या है पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में दाब लगने की वजह से हो रहा है तो आप इसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या बोल देंगे, रीजनल मेटामॉर्फिज्म बोल देंगे। किसी रासायनिक कारण से हो रहा है तो आप इसे केमिकल मेटामॉर्फिज्म, केमिकल मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं। मेटामॉर्फिज्म तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे, केमिकल मेटामॉर्फिज्म बोल देंगे। ताप प्लस दाब से हो रहा है, ताप प्लस दाब से हो रहा है तो आप इसे डायनमो मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं। अगर क्या है भाई जनरली दो से ज्यादा, दो तो ये कारण हो गए, दो से अधिक कारण है, दो से अधिक, तो आप इसे कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फिज्म बोल देते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे पड़ी पड़ी चट्टान में खुद में ही परिवर्तन हो जाता है, खुद में परिवर्तन हो जाता है तो आप उसे ऑटोमेटामॉर्फिज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑटोमेटामॉर्फिज्म, ऑटोमेटामॉर्फिज्म। आप इसे क्या बोल देते हैं, ऑटोमेटामॉर्फिज्म है वो बोल देते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म कई तरह की आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कुल मिला के जहां था वहीं पर क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है ना, हमने क्या बोला कि पूरे का पूरा रूप ही क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। आग्नेय चट्टान थी तो परिवर्तन हो गया, अवसादी थी तो परिवर्तन हो गया। अब इतना चेंज हो गया मतलब केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज हो गया तो इसका जो सबसे पहला गुण होगा वो ये होगा कि इसमें द्वितीय खनिज है। कैसा खनिज होता है, द्वितीय खनिज होता है। अब गौर करिए, आग्नेय में सिर्फ प्राथमिक खनिज होता है, अवसादी में प्राथमिक और द्वितीय दोनों हो सकते हैं, और रूपांतरित में केवल और केवल द्वितीय खनिज होगा। रूपांतरित में केवल क्या होगा, द्वितीय खनिज होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको चट्टाने टॉपिक कोई नहीं करवाता है ढंग से, क्योंकि चट्टाने टॉपिक ही सॉइल का सबसे मुश्किल टॉपिक है। चट्टाने टॉपिक ही सॉइल का सबसे मुश्किल टॉपिक है। और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको मुश्किल होने ही नहीं दूंगा, आसानी से करवा दूंगा, पता ही नहीं लगेगा कब चट्टाने टॉपिक चला गया। अभी तो सॉइल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो सॉइल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, और सॉइल के इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैं क्या है, चट्टानों का जो मुश्किल पार्ट है वो आपको करवा चुका हूंगा। चट्टाने तो हम 10 ही मिनट में पढ़ देंगे, क्योंकि बेसिक तो सारा हो गया इसका। सिर्फ ये है कि पेडोलॉजी क्या, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करते हैं, पेट्रोजेनेसिस चट्टानों का निर्माण, बस इस तरह की बातें रहेंगी। एक आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण रहेगा और एक अवसादी चट्टान का वर्गीकरण रहेगा, बाकी सारी तो चट्टानें हो जाएगी। सिर्फ चट्टानों का अब से आपका बचने वाला है, तो अपने चुटकियों में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें हमेशा द्वितीय खनिज होगा, क्योंकि इसमें रूपांतरण हुआ है, बदलाव हुआ है, और प्राथमिक खनिज में बदलाव होता है तभी द्वितीय खनिज कहलाता है। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा जो रूपांतरित चट्टानें होती है ना, वो कठोर प्रकृति की चट्टानें होती है, और ये आग्नेय चट्टानों से मिलती जुलती होती है। कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आग्नेय चट्टान है या फिर क्या है, रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टानें आग्नेय चट्टानों से मिलती जुलती होती है। तो आपसे पूछ ले रूपांतरित चट्टान कैसे गुण रखती है, तो आप बोलेंगे कि ये लगभग आग्नेय जैसे गुण है वो रखती है। कुछ अवसादी के भी हो सकते हैं, क्योंकि अवसादी से बन रही है तो जाहिर सी बात हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गुण होते हैं वो किसके जैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर जो गुण होते हैं वो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे किसके जैसे देखने को मिलेंगे,
भाई ज्यादातर जो गुण है वो आपको किसके जैसे देखने को मिलेंगे, आगन्य चट्टान जैसे गुण है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं रूपांतरित चट्टानों के। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, यानी आगन्य चट्टानों से मिलती जुलती होती है, आगन्य चट्टानों से मिलती जुलती होती है। कई बार तो क्या होता है, आप समझ लो ये कहानी होती है कि आप पता ही नहीं लगा सकते, फिर आपको लेबोरेटरी का सहारा लेना पड़ता है। लेबोरेटरी का सहारा लेने का मतलब आप समझते हैं ना भाई, लेबोरेटरी में इनका पता है वो आपको लगाना पड़ता है। एक तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका मार्बल। अभी हमने बात की थी ना मार्बल, मार्बल को आप संगमरमर बोलते हैं। उसके अलावा एक बढ़िया एग्जाम्पल है स्लेट। ये दो एग्जाम्पल तो आपको बढ़िया तरीके से याद कर देने, ये तो आपसे पूछे जाते हैं ना। उसके अलावा हम बात करें तो सिस्ट है, उसके अलावा जेनेसिस है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे ये इतने आप 4 एग्जाम्पल भी याद कर लेते हैं ना तो बहुत है। उसके अलावा एक और है जो क्वार्टज से बनी होती है, क्वार्टाजाइट। कौन सी है? क्वार्टाजाइट। तो ये याद रख लीजिए। एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन आपको और ज्यादा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने एग्जाम्पल लिख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। तो ये यहां पे अपनी 3 प्रकार की चट्टानें हैं, वो किस प्रकार से बनती है वो मैंने बता दिया। धरती पर आपको सबसे ज्यादा चट्टानें देखने को मिलेगी आग्नेय चट्टानें, है ना, 60 से 65%। दूसरे नंबर पे रूपांतरित, और तीसरे नंबर पे कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है? अवसादी चट्टानें देखने को मिलती है। धरती पर सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानें, उसके बाद रूपांतरित, और तीसरे नंबर पे कौन सी देखने को मिलती है? अवसादी चट्टानें हैं, वो आपको देखने को मिलती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, अब हमारी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, वो हमने बता दिया। अब धरती की उत्पत्ति के बाद आपकी आग्नेय चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान के अलावा अवसादी चट्टान बनी, अवसादी चट्टान के अलावा हमने कहा जी रूपांतरित चट्टान बनी। अब हमने कहा आग्नेय के टूटने से अवसादी बनती है, आग्नेय या अवसादी में बदलाव से कौन सी बनती है? रूपांतरित है, वो बनती है। तो जब आग्नेय टूटती है तो बाकी तीनों दोनों क्यों नहीं टूट सकती? वो भी तो टूट सकती है, उनपे भी तो भौतिक जैविक रासायनिक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसा कि हमने कल बात की थी। अब देखो, आग्नेय भी टूट सकती है, अवसादी भी टूट सकती है, रूपांतरित भी टूट सकती है, शक्ति नहीं टूटती ही है। जरूरी नहीं है कि टूट के जम के वापस चट्टानें बनाए, ये छोटे छोटे टुकड़ों में आगे और टूट जाएगी। तो ये टूटेगी, टूटने से क्या बनेगा जी? टूटने से यहां कुछ बड़े टुकड़े कुछ छोटे टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े टुकड़े कुछ छोटे टुकड़े हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ बड़े टुकड़े होंगे कुछ छोटे टुकड़े वो देखने को मिलेंगे, आप इसे रिगोलिथ बोलेंगे। रिगोलिथ मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था, रिगोलिथ किसे कहते हैं? अनकंसोल्ड मटेरियल को बोलते हैं, धरती पर असंगठित पदार्थ। चट्टानें तो क्या है? संगठित है, लेकिन जो रिगोलिथ होता है वो क्या होता है? असंगठित। फिर इस रिगोलिथ अपने आप, ये तो चट्टान है, रॉक्स है ना। रिगोलिथ का पेत्रक पदार्थ कौन है? रिगोलिथ का पेत्रक पदार्थ कौन है? चट्टानें हैं। अब ये जो रिगोलिथ है इस पे भी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, जैविक, भौतिक, रासायनिक प्रभाव पड़ेगा। ये भी आगे क्या होगी भाई? छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर है वो टूट जाएगी। किसमें टूट जाएगी? छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी, टुकड़ों में नहीं, कणों में टूट जाएगी, जिनका साइज 2 mm से छोटा होगा। जिनका साइज क्या होगा? 2 mm से छोटा होगा। आगे हम पढ़ेंगे एक तो सेप्रोलाइट और एक सोलम। सोलम का मतलब होता है हाईली वेदर्ड मटेरियल। कल की क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था, सोलम का अर्थ होता है अधिक अपक्षयित पदार्थ। तो ये बहुत ज्यादा टूट चुका है, टूटने को अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूटने को आप अपक्षय है वो बोलते हैं। तो अब ये बहुत ज्यादा अपक्षयित पदार्थ है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? सोलम। और सोलम ही क्या होता है? सॉइल होता है, यानी मृदा होती है। यानी कुल मिला के मृदा का जो कण होता है वो 2 mm से छोटा होता है। अगर 2 mm से बड़ा कण है तो वो तो कंकड़ पत्थर होगा। तो अब मृदा की जो उत्पत्ति है ना वो इस प्रकार से हुई। अब मृदा का पेत्रक पदार्थ कौन है? रिगोलिथ है। मृदा का पेत्रक पदार्थ कौन होगा भाई? रिगोलिथ होगा। और रिगोलिथ का पेत्रक पदार्थ कौन होगा? रॉक होगा।
तो कुल मिला के जो मृदा का निर्माण होता है वो चट्टानों से रिगोलित बनता है, और रिगोलित से क्या बनता है, मिट्टी का निर्माण है वो होता है। तो चट्टानों से रिगोलित का बनना पहला स्टेप है, और रिगोलित से सोलम का बनना कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप है। तो अब अपने बात करें जेनी, मृदा विज्ञान के एक महान साइंटिस्ट में से एक है जेनी। जेनी ने कहा कि मृदा निर्माण 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण कौन सा है, रोक से रिगोलित, और दूसरा कौन सा है, रिगोलित से मृदा का बनना। जो जेनी है उन्होंने कहा कि मृदा का निर्माण 2 चरणों में होता है, रोक्स बोले तो चट्टाने, रॉक्स बोले तो चट्टाने, चट्टानों से रिगोलित, और रिगोलित से क्या बनता है, सोलम या मृदा का निर्माण होता है। तो आपसे पूछ ले कि मृदा का निर्माण कितने चरणों में होता है, 2 चरण के अंदर होता है। ये बात किसने कही थी, जेनी ने कही थी। अभी हम कुछ मृदा की परिभाषा की तरफ चलते हैं, बाद में हम मृदा निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी जानेंगे, और मृदा निर्माण की जो प्रोसेस है उसको भी जानेंगे। एक लेक्चर अपना उसके अंदर भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए, जो मृदा निर्माण है वो 2 चरणों में पूरा होता है, ये किसने कहा, जेने। हमने तो चलो 1 घंटे या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में मृदा का निर्माण कर दिया, लेकिन वास्तविकता में क्या है, मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। 1 इंच मोटी परत बनने में लगभग 800 से 1000 वर्ष का समय है वो लग जाता है। कितना समय लग जाता है, 800 से 1000 वर्ष का समय है वो लग जाता है। लेकिन मृदा निर्माण क्रिया लगातार जारी रहती है। कहीं बारिश हो रही होगी उससे चट्टानें टूट रही, कहीं ओलावृष्टि हो रही है उससे चट्टानें टूट रही है, कहीं पानी बह रहा है उससे चट्टानें टूट रही है, गर्मी में चट्टानें फैलती जा रही है उससे चट्टानें टूट रही है ना। इतनी गर्मी से वाष्पीकरण होता जा रहा है, तो चट्टानें सूख रही है, तो दरारें पड़ रही है। तो सारे कारण हैं जिससे मिट्टी का निर्माण है वो जारी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मृदा निर्माण एक धीमी और लगातार प्रक्रिया है। मृदा निर्माण एक धीमी व निरंतर प्रक्रिया है। धीमी व निरंतर प्रक्रिया है। धीमी व निरंतर प्रक्रिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृदा निर्माण एक धीमी व निरंतर प्रक्रिया होती है। अब हम बात करें मृदा की परिभाषा। भाई हमें यह तो पता लग गया कि मृदा निर्माण होता कैसे है। मृदा का पेत्रक पदार्थ कौन है, रिगोलित, और रिगोलित का पेत्रक पदार्थ कौन है, चट्टानें। कल को क्वेश्चन आ जाए कि मृदा का पेत्रक पदार्थ कौन है, तो आप बोलेंगे रिगोलित। रिगोलित ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कौन होगा भाई, पापा का नाम नहीं है, दादे का है तो चल जाएगा, वही बात है। तो मृदा का पेत्रक पदार्थ कौन है जी, चट्टानें। तो चट्टानों के अपशय से ही किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण। अब मैं मृदा की एक ऐसी परिभाषा लिखना चाहता हूं जिससे मृदा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। मृदा एक प्राकृतिक 3D को आप त्रिविमीय बोलते हैं, त्रिविमीय पिंड है। अब चट्टानें क्या थी, प्राकृतिक ही थी, आर्टिफिशियल तो नहीं थी। रिगोलित भी प्राकृतिक है और मिट्टी भी क्या है, प्राकृतिक। तो चट्टानें प्राकृतिक है तो उससे बनी हुई मिट्टी भी प्राकृतिक होगी। तो मृदा एक प्राकृतिक यानी 3D त्रिविमीय पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे किस काम की है भाई, यह पौधों को आधार का मतलब उनको मिट्टी में खड़े रहने की क्षमता, स्थायित्व। मिट्टी नहीं होगी तो जड़ें कहां जाएगी, जड़ें कहीं नहीं जाएगी तो पौधे को स्थायित्व कैसे मिलेगा। तो यह पौधों को आधार, जल व पोषक तत्व प्रदान करती है। यह हमारे काम की है, समझ में आ गया। यानी एग्रीकल्चर वालों के काम की, पोषक तत्व प्रदान करती है। अब मिट्टी के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। जैसे 2 एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक विथनी नामक के वैज्ञानिक थे, विथनी। इन्होंने कहा कि मिट्टी पोषक तत्वों का थैला है। मिट्टी पोषक तत्वों का थैला है। मिट्टी पोषक तत्वों का थैला है, जो हमारी परिभाषा में बात आ चुकी है। इसके अलावा बेकमैन व ब्रेडी, इन दोनों ने कहा कि मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है। मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है,
ये भी बात हमारी डेफिनेशन में आ गई, तो हमारी डेफिनेशन परफेक्ट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मिट्टी है क्या, बनती कैसे है, प्लस काम क्या आती है, सारा कुछ मैंने इस डेफिनेशन में दे दिया है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ये हमने हमारे निचोड़ से डेफिनेशन बनाई है, और ये सभी जो पैरामीटर है उनको पूरा करेगी। तो विथनी आपसे पूछा जा सकता है, मिट्टी को पोषक तत्वों का थैला, बीन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसने बोला था, विथनी ने बोला था। मिट्टी को एक प्राकृतिक पिंड किसने बोला, बेकमैन और ब्रेडी ने बोला था। तो ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, जो पूछी जा सकती है वो ही मैं यहां पर लिख रहा हूं। चलिए, अब हमारे पास मिट्टी की तो डेफिनेशन हो गई, हमारा सब्जेक्ट सॉइल साइंस है जिसकी तो हमने बात ही नहीं की। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, चलो भाई मृदा विज्ञान की भी बात कर लेते हैं। मृदा विज्ञान क्यों नाराज हो, मृदा विज्ञान एक जियोलॉजिकल साइंस है ना। सॉइल साइंस जो है ना वो एक भूगर्भिक विज्ञान है। भूगर्भिक विज्ञान, जियोलॉजिकल जो जियोलॉजी है वो तो क्या है, पूरी धरती का अध्ययन है। जियोलॉजी तो क्या है, पूरी धरती का अध्ययन है। हम बोल देंगे कि ये एक जियोलॉजी की शाखा है, या यानी भूगर्भिक विज्ञान की एक शाखा है जियोलॉजी। जियोलॉजी पूर्ण धरती का अध्ययन करना है ना, पृथ्वी का अध्ययन, भाई कैसे उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का गुण क्या है ना, पृथ्वी के अंदर संगठन क्या है, ये सब जो अध्ययन है वो जियोलॉजी है। संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी है। तो हम बोलेंगे कि भाई जियोलॉजी की शाखा है। ठीक बात है, अच्छी बात है भाई, जियोलॉजी की शाखा है। बट जियोलॉजी की शाखा में करते क्या है, अध्ययन किसका करते हैं, हम बोलेंगे मृदा निर्माण कैसे हुआ। कल से हम मिट्टी के निर्माण में ही लगे हुए थे और आज हमने मिट्टी का निर्माण कर दिया, तो मृदा निर्माण ही तो है ना भाई। कैसे मेगमा, मेगमा से आग्नेय अवसादी रूपांतरित, फिर उससे रिगोलित और रिगोली से मृदा, तो मृदा निर्माण। मृदा वितरण है ना, मृदा वर्गीकरण है ना, मृदा निर्माण, मृदा वितरण, मृदा वर्गीकरण, मृदा गुण। मृदा गुण में क्या आता है जी, मृदा गुण में जैसे मैं बात करूं तो भौतिक गुण आ जाते हैं जो मिट्टी के बनावट से संबंधित है और हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से ही पता लग जाते हैं। अपने 5 सेंसर है ना, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उनसे पता लग जाता है। भौतिक गुण, जैविक गुण। अब जैविक गुण कौन से, देखो भौतिक गुण तो मिट्टी के बनावट से है, जैसे मृदा कणाकार है, मृदा संरचना है, मृदा रंग है, मृदा जल है, मृदा ताप है, मृदा वायु है ना, और मृदा सुगठितता है, प्लास्टिसिटी, ये भौतिक गुण है। जैविक गुण कौन से होते हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कितना है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि कितनी है ना, तो वो जैविक गुण है। और तीसरा रासायनिक गुण, मिट्टी का पीएच कितना है, लवण कितने हैं, लवणीय कितनी है, सारीय कितनी है, अम्लीय कितनी है, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, तो वो रासायनिक गुण है। तो मृदा के अंदर मृदा विज्ञान में मृदा निर्माण, मृदा वितरण, मृदा वर्गीकरण, मृदा गुण, इनको पढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ते हो भाई, और आप पढ़ते हो मृदा का पौधों के साथ अध्ययन। मृदा का चाहे वनस्पति लिख लो, चाहे पौधे लिख लो, चाहे फसल के साथ अध्ययन की बात कर ले, तो वो क्या है जी, मृदा विज्ञान है। अब देखो मृदा विज्ञान की डेफिनेशन बन गई। मृदा विज्ञान एक जियोलॉजी की शाखा है जिसमें मृदा निर्माण, मृदा वितरण, मृदा वर्गीकरण, मृदा गुण जैसे भौतिक, जैविक, रासायनिक तथा मृदा का वनस्पति के फसल के साथ या पौधों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, मृदा विज्ञान। अब किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए और उसके गहराई तक अध्ययन करने के लिए उसको अन्य छोटी शाखाओं में बांट दिया जाता है, शाखाओं में बांट दिया जाता है। अब मृदा विज्ञान की मोटी मोटी 2 शाखा है। एक तो कौन सी है जी, पेडोलॉजी है। कौन सी है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जी कौन सी भाषा का शब्द है जी, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पेडोन और दूसरा कौन सा जी, लोगस से बना हुआ है। पेडोन का मतलब क्या होता है, कण होता है, पार्टिकल होता है, और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना है ना, अध्ययन करना होता है, ये जो जी अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो पेडोलॉजी ग्रीक शब्द है और इस शब्द का अर्थ कणों का अध्ययन करना है। लेकिन पेडोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा निर्माण, मृदा वितरण, मृदा वर्गीकरण तथा मृदा गुण जैसे भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो पेडोलॉजी है। यानी पेडोलॉजी में संपूर्ण मृदा का अध्ययन होता है। सिर्फ एक बात का अध्ययन नहीं हो रहा है, वो क्या है, संपूर्ण मृदा का अध्ययन हो रहा है, संपूर्ण मृदा का। इसके अलावा पेडोलॉजी हिस्ट्री यानी मृदा निर्माण की जो इतिहास है, या पेडोलॉजिकल इवोल्यूशन भी बोल देते हैं, यानी पूर्ण मृदा विकास का अध्ययन होता है। यानी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ,
या वो लावा मेगमा से लेकर मिट्टी बनी तब तक का अध्ययन है वो किसमें होता है? पेडोलॉजी। आपसे पूछ ले संपूर्ण मृदा का अध्ययन किसमें होता है? पेडोलॉजी में। और मृदा विकास का अध्ययन किसमें होता है? पेडोलॉजी में। मृदा इतिहास का अध्ययन किसमें होता है? पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा निर्माण, मृदा वितरण, मृदा वर्गीकरण, मृदा गुण जैसे भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों का अध्ययन है वो किया जाता है। बस इसमें क्या है? मृदा का पौधे, वनस्पति या फसल के साथ संबंध का अध्ययन नहीं किया जाता। हमने मृदा विज्ञान की परिभाषा को दो टुकड़ों में इसलिए रखा क्योंकि ये टुकड़ा पेडोलॉजी में पढ़ा जाता है और बच गया वो किस में पढ़ा जाता है? एडफोलॉजी में पढ़ा जाता है। अब आपसे पूछ ले वनस्पति रहित यानी वनस्पति बिना मृदा का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वनस्पति के बिना मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। और वनस्पति सहित मृदा का अध्ययन किसमें किया जाता है? एडफोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एडफोलॉजी। एडफोलॉजी भी ग्रीक शब्द है और ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है जी एडफोस और दूसरा कौन सा होता है जी? लोगस होता है। चलिए देखो एडफोस का शाब्दिक अर्थ होता है सरफेस यानी सतह है। एडफोस का मतलब क्या होता है? सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह का, है ना। और लोगस गलत लिख दिया, एलोजियोस लिखना था, है ना। लोगस, लोगस का मतलब वो का वही रहेगा, क्या रहेगा? अध्ययन करना यानी स्थायी मृदा का अध्ययन करना या धरती की सतह का अध्ययन करना क्या है? एडफोलॉजी। अब आप सोचो पौधे उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए देखो कुल धरती की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, ठीक है। और उसमें से भी हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट का कितना मोटाई है? 0 से 100 किलोमीटर है, तो एवरेज 50 किलोमीटर मान ले। कितनी मान ले? 50 किलोमीटर। लेकिन ये किलोमीटर है भाई। आपको पौधे उगाने के लिए कितनी मिट्टी चाहिए? पेड़ उगा रहे तो 2 मीटर की मिट्टी चाहिए। तो भाई 50 किलोमीटर में 2 मीटर, किलोमीटर नहीं 2 मीटर ही चाहिए। यानी बहुत मतलब पॉइंट में 0.00 करके कुछ भाग चाहिए हमें, बहुत ही कम भाग चाहिए। तो ये सरफेस की बात हुई ना। सरफेस मृदा का ही तो अध्ययन हुआ, स्थायी मृदा का अध्ययन ही तो हुआ। तो एडफोलॉजी स्थायी मृदा का अध्ययन है, ये एडफोलॉजी शब्द कह रहा है। और ये सही कह रहा है, गलत भी नहीं कह रहा है ना। ये बिल्कुल सही कह रहा है, गलत भी नहीं कह रहा है। स्थायी मृदा का अध्ययन है वो ही क्या है? एडफोलॉजी। तो हम एडफोलॉजी को क्या डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे एडफोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मृदा का वनस्पति यानी पौधे यानी फसलों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्थायी मृदा का अध्ययन किया जाता है। कौन सी मृदा का? स्थायी मृदा का अध्ययन किया जाता है। अब हमें मृदा निर्माण से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हम तो भाई कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए ठीक है? काली मिट्टी कपास के लिए ठीक है, मूंगफली के लिए ठीक है। भाई जो दोमट मिट्टी है वो खेती के लिए बढ़िया है, क्ले दोमट है वो धान की खेती के लिए बढ़िया है, क्ले दोमट गन्ने के लिए बढ़िया है, बलवी दोमट सोलेनेसी के लिए बढ़िया है। तो हम इस तरह के संबंध का अध्ययन करते हैं, वो कौन सी होगी जी? एडफोलॉजी होती है। और इसका सीधा अर्थ है स्थायी मृदा का अध्ययन। सीधा पूछ ले स्थायी मृदा का अध्ययन क्या है? एडफोलॉजी है जी। यानी मृदा का वनस्पति के साथ, वनस्पति सहित मृदा का अध्ययन एडफोलॉजी, और वनस्पति रहित मृदा का अध्ययन क्या है? पेडोलॉजी। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है आ गई होगी। तो मृदा विज्ञान क्या है ये भी बता दिया, जियोलॉजी क्या है ये भी बता दिया। मृदा विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, कौन सी? एक पेडोलॉजी और दूसरी कौन सी है? एडफोलॉजी है, ये भी आपको बता दिया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा मृदा का संगठन। फिर हम देखो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, क्योंकि अब जो टाइम बचा है ना उसमें मृदा निर्माण प्रक्रियाएं अधूरा रह जाएगा, और अधूरा रह गया तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। इसलिए अभी जो हो वो ही उसी पे अपने बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन। मृदा का संगठन की बात करें तो इसे बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, अपने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं जी पाई डायग्राम, और आपके पाई डायग्राम में से गोले वाला डायग्राम होता है वो। देखो पाई डायग्राम होता है ना वो हमेशा प्रतिशत आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? प्रतिशत आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये 100 को ही रिप्रेजेंट करेगा। कितने को प्रेजेंट करेगा? 100 को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब देखो ये पूरा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा गोला जो है, सर्किल जो है।
मिट्टी में आपका 50% पार्ट होता है सॉलिड, मिट्टी का 50% जो हिस्सा होता है वो ठोस होता है और 50% हिस्सा है वो रंध्र होता है। ये भारतीय मृदाओं की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मृदाओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड मृदाओं की, रंध्र। इसे नहीं, रंध्रावकाश लिख देते हैं। है ना, रंध्रा लिखना था, इंग्लिश में लिख देता हूं, समझ जाओगे। पोरोसिटी 50% पोरोसिटी। 50% रंध्र अवकाश होता है और 50% क्या होता है? सॉलिड होता है। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि मिट्टी के कण या कोई से भी कण है वो आपस में जोड़ोगे तो बीच में रंध्र रहेंगे। कांच की गोलियां आपने, बंटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, तो वो आपने खूब खेली होगी। किसी बर्तन में डाल दो और उसके बाद उसमें पानी डाल दो तो पानी भर जाएगा, उसमें कुछ पानी डलेगा। पानी डलेगा क्यों? क्योंकि रंध्र है। तो कोई भी 3 डायमेंशनल चीज होती है, 3 डायमेंशनल, अभी मर्दा की परिभाषा में लिखा था ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसकी होती है भाई वो 3 डायमेंशनल होती है, सीधी सी बात है। तो मिट्टी का कण भी जिसका परिमाप माप सकते हो वो क्या है? जिसका परिमाप माप सकते हो वो क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो मिट्टी 3 डायमेंशनल है, प्राकृतिक पिंड, आपको बताया था ना, इसीलिए तो मिट्टी का परिमाप मापते हो। और मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, मर्दा 2 mm से छोटी होती है, 2 mm से बड़ा होता है वो क्या होता है? कंकड़ पत्थर होता है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ मर्दा की। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मर्दा की बात कर रहे हैं। तो भाई ये जब कण आपस में जुड़ते हैं तो बीच में रंध्र बचते हैं। तो मिट्टी में, एक स्टैंडर्ड सॉइल में, एक अच्छी मर्दा में 50% ठोस होता है और 50% क्या होता है? रंध्र होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे गौर करिएगा, देखो जो ठोस वाला पार्ट है ना, एक स्टैंडर्ड सॉइल के अंदर इसका 45% खनिज होता है। अब आप में से बहुत सारों ने तो खनिज नहीं देखा, लेकिन अभी 1 मिनट में दिखा देते हैं। आप अपने चारों ओर देखो, जो जीव और जीव के अवशेष है, चाहे वो गला सड़ा है, चाहे जीव का अवशेष ताजा पड़ा हुआ है, चाहे जीवित जीव है, वो कार्बनिक पदार्थ है। आप भी कार्बनिक है, मैं भी कार्बनिक हूं, आपके आसपास लकड़ी का सामान पड़ा है वो भी कार्बनिक है, कोई पत्ते पड़े हैं तो भी कार्बनिक है। उसके अलावा जीव को छोड़ के और कोई भाग है वो मिनरल है, खनिज है। आप दीवार देख रहे हैं वो खनिजों से बनी है, मिट्टी देख रहे हैं वो खनिज है, मिट्टी के कण खनिज है, क्ले, सैंड, सिल्ट, ये सब खनिज ही है। अब बताओ खनिज देख लिया या नहीं देख लिया? कईयों ने नहीं देखे, कईयों को ऐसे लगता है कि लेबोरेटरी में ही खनिज निकाला जाता है। अरे चुन्ना देखा होगा, नहीं तो घर वालों को लगाया होगा, नहीं तो आपने वो वैसे लगाया होगा, वो भी खनिज ही है। जिप्सम देखा होगा वो भी खनिज ही है। मिट्टी आप रोज देखते हैं तो वो भी क्या है? खनिज ही है। तो भाई जो आपने घर वालों को चुन्ना लगाया वो खनिज नहीं है, बाकी सारे के सारे जो मैंने बताया अभी वो खनिज है। ठीक है, तो मिट्टी में 45% तो क्या है? खनिज है और 5% क्या है? कार्बनिक पदार्थ है सॉलिड में से। अब इस 5% में भी आप जानिए कि जो कार्बनिक पदार्थ है, ताकि आपके दिमाग में ये न रहे कि सड़ा गला है वही कार्बनिक पदार्थ है ना भाई, मिट्टी में जो पौधे की जड़ें हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ है। टोटल कार्बनिक पदार्थ का लगभग 10 होती है। जीव जो होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव और दूसरे जीव भी आ जाएंगे, जैसे मान लो कि केंचुआ वगैरह है, तो केंचुआ सूक्ष्म जीव थोड़ी होता है, तो ये 10% है। बाकी 80% क्या है? सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है। पूर्णतः सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, पूर्णतः सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएगा? ह्यूमस कहलाएगा। अब चीज ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा एक मानक सॉइल के अंदर है। भारतीय मृदा में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लगभग कितना है? 0.5 से 1% के आसपास ही बचा है। और जो ऑर्गेनिक कार्बन है, यानी कार्बनिक कार्बन है, कार्बन पूछे तो कार्बनिक कार्बन जो है वो कितना है? 0.5% से भी कम है। भारतीय मृदाओं में जो कार्बनिक कार्बन है वो 0.5% से भी कम है। अब देखो, अगर कोई कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर में सिर्फ 58% ही कार्बन होता है, बाकी तो नाइट्रोजन भी होगा और तत्व भी होंगे। तो अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक कार्बन में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 0.58 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कार्बनिक कार्बन में बदल जाएगा, ओसी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन में बदल जाएगा। कल को आपका मूड हो गया, नहीं जी ऑर्गेनिक कार्बन हमें पता है और हमें उसको क्या करना है? ऑर्गेनिक मैटर में बदलना है, तब आप ये करेक्शन फैक्टर है वो यूज कर लेंगे। तो ये भारतीय मृदाओं की स्थिति है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मानक सॉइल की बात कर रहे हैं। मानक सॉइल में आपको ये ध्यान रखना है, देखो भाई जो रंध्र अवकाश होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैक्रोपोर्स होते हैं,
मैक्रोपोर, मैक्रोपोर का मतलब होता है जी वृहद रंध्र। मैक्रोपोर का मतलब क्या होता है? वृहद रंध्र। एक होते हैं माइक्रोपोर्स। क्या होते हैं? माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर को आप क्या बोलते हैं? सूक्ष्म रंध्र। सूक्ष्म रंध्रों को आप कैपिलरी पोर भी बोलते हैं। कैपिलरी पोर, कैपिलरी पोर का मतलब होता है केसीय रंध्र। केसीय रंध्र। अगर हम इनके साइज की बात करें, किसकी बात की जाए? साइज की बात की जाए। अगर साइज की बात की जाए, किसकी बात की जाए? साइज की। तो मैक्रोपोर का साइज होता है 0.05 mm से बड़ा, और इनका साइज होगा 0.05 mm से छोटा। ठीक है, तो ये मैक्रोपोर और माइक्रोपोर है। अब एक मानक मिट्टी के अंदर मैक्रो और माइक्रोपोर्स कितने कितने होने चाहिए? 50-50% होने चाहिए। कल को रेशियो की बात आ जाए तो 1:1 हो जाएंगे। 50-50 का रेशियो क्या होगा? 1 ही होगा ना। 1:1 में होते हैं। कितने रेशियो में होते हैं? 1:1। मैक्रोपोर जो होते हैं ना, इनमें पानी नहीं रुकता, इनमें वायु रुकती है। तो 50% क्या होनी चाहिए? रंध्रों के, टोटल रंध्रों के 50% क्या होनी चाहिए? वायु। और माइक्रोपोर्स में क्या रुकता है जी? जल रुकता है। माइक्रोपोर्स में क्या रुकता है? जल। तो कुल रंध्रों के 50% हिस्से में जल होगा, और कुल रंध्रों के 50% हिस्से में आपको क्या देखने को मिलती है? वायु देखने को मिलती है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पे एक ट्रांजिशियल निशान दे देते हैं। हमने कहा कुल रंध्रों का आधा क्या होगा? रंध्र 50 है तो आधा क्या होगा? वायु, और आधा क्या होता है जी? जल होता है। तो ये आधा जल होता है। ये एक मानक स्थिति के अंदर है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। लेकिन मान लो अभी गर्मी पड़ रही है, पिछले कई दिनों से पानी नहीं लगा। अब पिछले कई दिनों से पानी नहीं लगा तो मिट्टी के अंदर इतना पानी थोड़ी बचेगा। 25% रंध्रों में वो तो वाष्पीकरण से क्या हो गया? सूख गया है। तो अब जो पानी का स्तर होगा वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो अब रंध्रों में क्या होगा? जल था वो तो सूख गया है, वाष्पीकृत हो गया। तो उन रंध्रों में जल की जगह कौन स्थान ले लेगा? वायु। तो भाई सूखे की स्थिति में जो वायु है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अभी अभी आप खेत में मान लो कि पानी भर रहे हैं, तो आपके सारे रंध्र ये और वो पानी से खचाखच भर जाएंगे, तो हवा तो बाहर निकल जाएगी। तो अभी बारिश हो रही है, आप अभी खेत में पानी दे रहे हैं, तो हवा वाली जगह क्या घुसेगा? पानी घुस जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी। तो जल किसकी जगह ले लेगा? वायु का। तो ये एक दूसरे की जगह ले सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब वो मानक स्थिति जब मिट्टी सबसे आदर्श कहलाती है। तब मिट्टी के रंध्रों में 50% जल और 50% वायु। जितने रंध्र है उनमें आधा वायु और आधा जल, यानी टोटल रंध्रों की बात करें। वैसे तो ये कुल मिट्टी की बात करें तो कुल मिट्टी में 25% जल और 25% क्या होनी चाहिए? वायु है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने बात करें, देखो मृदा वायु की क्या स्थिति है। मृदा वायु की अगर अपने बात करें, देखो वातावरण में ऑक्सीजन, सबसे पहले तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ही तीन महत्वपूर्ण है। आर्गन मात्रा में तो ठीक है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो वातावरण में नाइट्रोजन होता है 78.08%, है ना, परसेंटेज में। ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है जी? 20.95% होता है। आयतन के आधार पे ही गैसों की बात होती है हमेशा। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपको ही पता है बढ़ चुका है, 0.41 होता है। कितना होता है? 41। 41 की बजाय आप 42 याद रखिए तो ही ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है 419 है। तो आप अगर 3 डिजिट तक, अगली डिजिट तक नहीं जाते हैं तो 42 कर लेंगे। तो ये वर्तमान में स्थिति है। होना तो कितना चाहिए था वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को? 0.033% होना चाहिए, लेकिन अब हो कितना गया प्रदूषण के कारण? 0.0419% हो गया। अब हम मिट्टी में बात करें तो मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है? नाइट्रोजन वायुमंडल की तुलना से ज्यादा होगा, 79.2 होगा। ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कितना होता है? 20.6% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा हो जाएगा, यानी मृदा में वायुमंडल की तुलना से 10 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लगभग 10 गुना। लिख देता हूं नोट डाल के, मृदा में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है वायुमंडल की तुलना से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो 10 गुना के आसपास ज्यादा होता है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की तुलना से 10 गुना होती है।
कितनी होती है? 10 गुना होती है। ठीक है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। कारण क्या है? देखो, ये मिट्टी की सतह है। मिट्टी की सतह में जो रंध्र है उसके अंदर गैसें तो जाएगी तो वायुमंडल से ही, लेकिन मिट्टी में जड़ें हैं, जड़ों में क्लोरोफिल तो होता नहीं है, श्वसन तो करेगी लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। सूक्ष्म जीव है, बहुत तेजी से श्वसन करते हैं, और उसके अलावा कोई और भी जीव है तो वो भी क्या करेंगे? श्वसन तो करेंगे भाई। तो अब मिट्टी में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा तो उसको जड़ें ले लेगी, सूक्ष्म जीव ले लेगा, कोई और जीव है तो वो ले लेंगे। तो ऑक्सीजन इतना तेजी से विसरण नहीं हो सकता है। देखो, वायुमंडल में तो किसी गैस को कोई रोकने वाला नहीं है, वो तेजी से फैलेगी। मिट्टी में कण है, उनके बीच रंध्र है, उनसे क्या है? गैस को ऐसे जिग करते हुए पार होना पड़ता है। तो मृदा में वायु विसरण दर हमेशा ही कम होती है भाई। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे मिट्टी में रंध्रता घटती जाती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे रंध्रता घटती जाती है, और कॉम्पैक्टनेस यानी कठोरता है वो बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, रंध्रता घटेगी, तो विसरण दर भी घटेगी। तो ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, उसको फटाफट ले लेते हैं ये, तो उससे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये श्वसन में ऑक्सीजन लेंगे और छोड़ेंगे कौन सी गैस? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भी आ रही है और अंदर वाले जीव है वो भी छोड़ रहे हैं, तो ये तेजी से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि मिट्टी से गैस का बाहर निकलना मुश्किल है ना। एक सिलेंडर लो आप, एक तो खुले में वायुमंडल में खोल दो, एक मिट्टी में खोल दो, तो वायुमंडल वाला तेजी से खाली हो जाएगा, लेकिन मिट्टी वाला क्या है? तेजी से खाली नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में धीरे धीरे वो गैस है वो निकलेगी उससे। तो वही चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी भाई। वातावरण में तो पौधे क्या करते हैं? क्लोरोफिल है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। लेकिन यहां तो क्या है? सारे ऑक्सीजन लेने वाले, सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले, तो ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाता है। बाकी बची हुई गैस है वो फिलर पूरक गैस कौन सी होगी? नाइट्रोजन होती है। तो बचा खुचा जो सांद्रता है वो नाइट्रोजन की बढ़ जाती है। इस वजह से आपको ये फर्क है वो देखने को मिलता है, और ये आपको अच्छे से याद भी रखना है। क्लियर है स्टूडेंट? ये बहुत अच्छे से आपको चीजें याद रखनी है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अब सबसे लास्ट में ये ध्यान रखें, ये तो एक मानक मिट्टी है। अगर किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ 20% से अलग है, अलग क्या अधिक है, यदि किसी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर, ओम का मतलब ऑर्गेनिक मैटर 20% से अधिक है, तो उसे कार्बनिक मृदा कहते हैं। कार्बनिक मृदा कहते हैं, पहली चीज। और यदि 20% से कम है तो फिर क्या बोलेंगे? खनिज मृदा। तो खनिज मृदा कहते हैं, तो अपने उसे क्या बोलेंगे? खनिज मृदा है वो कहते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि भारतीय मृदाओं में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 0.5 से 1% के आसपास ही रहा है, और जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.5% से कम है। और शुष्क क्षेत्रों में जो एरिड क्लाइमेट है वहां तो 0.1% से कम है। तो एक लाइन और लिख देता हूं, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में ऑर्गेनिक कार्बन 0.1% से भी कम होता है। कितने से कम होता है? 0.1% से भी आपको कम है वो देखने को मिलेगा। तो ये हो गया भाई, मृदा का संगठन पूरा हो गया। कल हम बात करेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है और वहां से क्वेश्चन आपका फंसने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है जितना करवाया उतना आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।